टू क्लास ऑफ इतिहास। कल सबका MHI 06 का एग्ज़ाम है, तो बिफोर द नेक्स्ट डे बिगिंस लेट्स रिवाइज अ फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं. First question is, how did the social background shape the perceptions of nationalists about the Indian society? सो सबसे पहले तो यही है कि जो सोशल बैकग्राउंड था इंडियन नेशनलिस्ट्स का, उन्होंने बहुत डाइवर्स तरीके से हमारी इंडियन सोसाइटी के परसेप्शंस को शेप किया और कई बारी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ भी निकल के आए. सो सबसे पहला पॉइंट है इमर्जेंस ऑफ अ वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास. सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि पहले तो इनका बैकग्राउंड क्या था, जो भी लोग जो नेशनलिस्ट थे उनका, और उनके परसेप्शंस क्या थे, उनके परसेप्शंस दैट टू इंडियन सोसाइटी के. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ हु दे वर. ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया हमारे यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन, जिसकी वजह से एक नया अर्बन एलीट एजुकेटेड मिडिल क्लास पैदा होता है, जिसके अंदर लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, सिविल सर्वेंट्स, ये सब लोग थे. इस ग्रुप में ज़्यादातर अपर कास्ट लोग थे और प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से लोग आते थे. इनके परसेप्शन सोसाइटी के बारे में क्या थे? Having been exposed to Western ideas of liberalism, democracy, self-governance, individual rights, ये सारे वेस्टर्न आइडियाज़ का एक्सपोजर जब इनको मिला, तो नेशनलिस्ट्स को ये फील हुआ कि ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी को भी क्रिटिकल लेंस से देखा जाना चाहिए ताकि हम इस सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाए. उनको पता था कि यहाँ पे सोशल इवल्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हमारा इंडियन सोसाइटी में आज भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, अनटचेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, कुछ रूरल एरियाज़ में भी करती है, कई बार हम अर्बन एरियाज़ में भी न्यूज़ में एग्जांपल्स देखते हैं. चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट करती है, जैसे राजस्थान और MP के कई रीजन्स में आज भी एग्जिस्ट करती है. वुमेंस एजुकेशन के अंदर लैक था बहुत बड़ा. तो ये सारी चीज़ें नेशनल प्रोग्रेस में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल थी और उन्होंने इसको ठीक करने के लिए रैशनलाइज पे इंडिया की सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया. और उनका मानना था कि एक सिविल सोसाइटी का क्रिएट होना इंडिया में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनके जो नेशनलिस्ट हैं उनके एग्जांपल्स में आप राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नारोजी, GK गोखले, इन सब का नाम लिख सकते हो. सेकेंड पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. पहले हमने वेस्टर्न मिडिल क्लास का इमर्जेंस पढ़ा, फिर हम पढ़ेंगे कॉलोनियल पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. थर्ड है रिलीजन एंड कल्चर का इन्फ्लुएंस और डाइवर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट पड़ता है. एंड फाइनली इंटरनल डिविजन्स क्या थे और चैलेंजेस को यूनिटी क्या थी. तो अब आते हैं वापस सेकेंड पॉइंट पे. तो जो एक्सप्लॉयटेशन है वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था. हर इंसान इंडिया के अंदर एक कॉमन एनिमी से एक्सप्लॉयटेड था, वो थे ब्रिटिशर्स. तो रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टैंडिंग, कोई अमीर है या गरीब है, कोई छोटी कास्ट का है सो कॉल्ड, या कोई सो कॉल्ड बड़ी कास्ट का है, कोई अर्बन बैकग्राउंड से आता है, कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. ज़्यादातर इंडियंस ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश रूल के अंदर फेस करी. इसकी वजह से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी फैल गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और इस वजह से एक शेयर्ड ग्रीवेंस निकल के आता है जो कि एक कॉमन डिनोमिनेटर बन गया था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स क्रिएट होने के टुवर्ड्स. अब परसेप्शंस क्या है इकोनॉमिक ड्रेन के? जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे जिनके हमने पहले नाम लिए, इसमें दादा भाई नारोजी, RC मजूमदार, ये सब लोग आ जाते हैं. MN रॉय, क्योंकि हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, इसमें फर्दर पॉइंट हम ऐड कर देते हैं. MN रॉय, RC मजूमदार, और भी अगर आपको याद आए तो आप उनके नाम लिख सकते हैं. तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनको वेस्टर्न इकोनॉमिक थ्योरीज के टुवर्ड्स एक्सपोजर मिल गया था, एंड उनको ये पता चल गया था कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं
वो इंडिया से वेल्थ ड्रेन करके वहाँ ले जा रही है अलग अलग तरीक़ों से, चाहे वो रूरलाइजेशन हो इंडिया का, चाहे वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज़ हों, चाहे वो रेलवे बनाना हो। तो इस वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा हो रही थी इंडिया से, और चाहे वो वन वे टैरिफ सिस्टम हो इनका। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, इस अंडरस्टैंडिंग के आते ही उन्होंने एक विजन बनाया इंडिपेंडेंट इंडिया का, जो कि इकोनॉमिकली सॉवरन होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा और प्रॉस्परस होगा। तो दादा भाई नारोजी का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, जिसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। तो रिलीजन एंड कल्चर में एक हमारी डिबेट हमेशा चलती थी कि रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट के हम तरीके देखते थे किस किस का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। कुछ नेशनलिस्ट्स ने रिफॉर्मिस्ट स्टांस अपनाया, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और कई लोग रिवाइवलिस्ट ज़्यादा थे, और इसमें बाल गंगाधर तिलक का आ जाएगा नाम, राइट। तो इंडिया की जो एंशंट ग्लोरी है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको रिवाइव करने की इन्होंने कोशिश करी, और इट वाज पार्टली अ रिस्पॉन्स टू ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी को अपनी इम्पीरियलिस्ट आइडियोलॉजी के अंडर और अपने कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ही बैकवर्ड सोसाइटी बताते थे और अनसिविलाइज्ड सोसाइटी बताते थे, जिसमें वो बोलते थे कि इंडिया इनहेरेंटली बैकवर्ड थी और ऑटोक्रेट्स यहाँ के रूलर्स थे, और ब्रिटिशर्स का रूल का रूल इंडियंस के लिए इतना इसलिए ज़रूरी था ताकि इंडियंस सिविलाइज हो सके। सो सिविलाइजिंग दी नेटिव्स का जो इनका इम्पीरियल आइडिया था, उसको लागू करने के लिए ब्रिटिशर्स हमें बैकवर्ड बोलते थे। सो देयरफॉर रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज जो थी वो नेशनलिस्ट्स में आई। सेकेंड पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन क्या थे। आइडेंटिटी के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस थे इंडियंस के लिए। जो इंडियन नेशनलिज्म था वो हमारी आइडेंटिटी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइंड था। यहाँ पे हिंदू आइडेंटिटी के साथ इंटर लिंकेजेस थे, हिंदू नेशनलिज्म का भी ग्रोथ हुआ, और एज अ रिज़ल्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी का फॉर्मेशन हुआ, विच आई वुड से कि एक कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजी थी, जिसकी वजह से इंडिया को बाद में कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़े, और इंडिया का पार्टीशन वाज आल्सो द रिजल्ट ऑफ द कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ सम पीपल। और अगर हम रिलीजन और कल्चर की बात करें तो रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज ने एक स्टार्टिंग पॉइंट बन गई थी आगे चल के कम्युनलिस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। फॉर अदर्स, मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस तरीके से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी डेवलप होती है, उनकी मुस्लिम आइडियोलॉजी डेवलप हुई, और उनको भी हिंदू डोमिनेटेड नेशनलिज्म के ऊपर सस्पेशन था। इस जो एक दूसरे के टुवर्ड्स हिंदू और मुस्लिम की एंटेगनिस्टिक एक हेट्रेड पैदा हुई, विच वॉज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उसका फ़ायदा जो था वो इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स को ही पहुंचा, और इंडिया को उसका नुकसान ही हुआ। तो रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसीज़ के अंदर हम इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन राजा राम मोहन रॉय के आप वुमेन एम्पैंसिपेशन के बारे में लिखोगे, एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विडो मैरिज के बारे में लिखोगे। इसमें आप एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में भी लिखोगे, बिल नहीं एक्ट, और एबॉलिशन ऑफ सती के बारे में भी लिखोगे। सो ये जितने भी एफर्ट्स थे, इनिशियल एफर्ट्स थे रिफॉर्म करने की सोसाइटी को, वो इन लोगों ने ही स्टार्ट किए, और इंडिया में एक तरीके से वुमेन और चिल्ड्रन इनके टुवर्ड्स एक टॉलरेंस आई, और रिफॉर्म सोसाइटी हुई। लेकिन जो रिवाइवलिस्ट आइडियाज़ थे, कई रिवाइवलिस्ट वर फाइन, लेकिन दिस बिकेम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर कम्युनल हेट्रेड। फिर रिवाइवलिस्ट में एग्जाम्पल्स लगे बाल गंगाधर तिलक, कल्चरल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स उन्होंने स्टार्ट किए मासेस को मोबिलाइज करने के लिए। स्वराज का एम्फेसिस जो था
स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये वाला स्लोगन भी बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। विनायक दामोदर सावरकर आर्टिकुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, ये सबको पता है, ही वॉज द चैम्पियन ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। एंड कन्वर्सली लीडर्स लाइक मौलाना आज़ाद एम्फिसाइज्ड कॉम्पोजिट नेशनलिज्म, जो चाहते थे कि इंडिया में सारे यूनाइटेड रह के एक कॉम्पोजिट सोसाइटी बनाएं और डाइवर्स जगह से आते हुए भी एक साथ रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ कोलोनियलिज्म। स्वराज के बहुत सारे नोशंस हैं। द मीनिंग ऑफ स्वराज मतलब सेल्फ रूल, हर किसी के लिए अलग अलग था। मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब ये था कि उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पेजेंट्स और ट्राइबल्स के लिए मतलब ये था कि उनको लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऑपरेशन से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, फोर्स्ड लेबर से रिलीफ मिलेगा, फॉरेस्ट राइट्स की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर से ख़त्म हो जाएंगी। तो स्वराज के अलग अलग मीनिंग थे अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। लिमिटेड इनिशियल फेजेस में इंडियन नेशनलिज्म जो था वो बहुत ही नैरो सोशल बेस रखता था। वो अर्बन एलीट को केटर करता था, एजुकेटेड अर्बन एलीट के पास तक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये पहुंची थी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी अभी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं थी। इट वाज ओनली आफ्टर महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915 दैट द मूवमेंट गेन्ड मास कैरेक्टर। क्योंकि महात्मा गांधी ने पूरे इंडिया का दौरा किया, उन्होंने अपने सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट था इंडिया में अप्लाई किया, जो कि सक्सेसफुली अप्लाई किया। चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स की स्ट्राइक हो, तो गांधी जी प्लेड अ ग्रेट रोल इन यूनाइटिंग द मासेस इनटू द थ्रेड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो पेजेंट, वर्कर, वुमेन, इन सारे डाइवर्स सोशल स्ट्रेटा को इन्होंने एक साथ कर दिया था। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, कोलोनियलिज्म के एक्सपीरियंसेस हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट के अंडर हम ये देखेंगे कि लॉयर्स और प्रोफेशनल्स और जो अर्ली मॉडरेट्स थे वो पिटिशंस, प्रेयर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में ज़्यादा बिलीव करते थे। लेकिन फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, रेडिकल ग्रुप्स आए, मास मूवमेंट शेप अप हुई और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और रेवोल्यूशनरी वायलेंस जैसे टूल्स यूज़ किए। फिर आता है आपका इंटरनल डिविजन्स एंड चैलेंज ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कास्ट एंड कम्युनल डिविजन्स। यूनिफाइंग गोल था हमारा एक, कि हमें इंडिपेंडेंस मिले ब्रिटिशर्स से। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन्स हैं, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, ये आज तक एग्जिस्ट करती हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया की यूनिटी के लिए उस ज़माने में भी। लेकिन उस ज़माने में आज इतनी नॉन टॉलरेंस नहीं थी। While many nationalists sought to overcome these divisions, some movements also emerged to address the specific grievances of marginalized groups, जैसे कि नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स। अब इसमें हम ईवीआर रामास्वामी नायकर के बारे में पढ़ते हैं, हम ज्योतिबा फूले के बारे में, बीआर अम्बेडकर के बारे में जिन्होंने दलित राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद हम सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। And then we read about all the women nationalists जिन्होंने women emancipation के towards अपना role play किया। Negotiating diverse identities. Nationalist leadership faced complex task of forging a unified national identity out of diverse population with distinct linguistic, cultural and religious traditions. तो ये सारे जो social backgrounds थे इन सब के, leadership के और लोगों के भी, उनको समझना और उनके लिए सॉल्यूशंस प्रपोज करना, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। तो कंक्लूड हम इसी तरीके से करेंगे कि जो सोशल बैकग्राउंड है इंडियन नेशनलिस्ट का, पर्टिकुलरली द राइज ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, उनको वेस्टर्न थॉट का एक्सपोजर मिल गया था, डायरेक्ट एक्सपीरियंस था कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का, और उन्होंने इंडियन सोसाइटी के परसेप्शंस को अपने खुद के जो इंडियन सोसाइटी के टुवर्ड्स उनके परसेप्शन थे वो इन चीज़ों की वजह से चेंज हुए, और इसकी वजह से एक सोशल रिफॉर्म पॉसिबल हुआ, एक इकोनॉमिक क्रिटिक पॉसिबल हुआ और एक पुश मिला सेल्फ गवर्नेंस के लिए।
while also reflecting and sometimes exacerbating the existing social and communal divisions within the society. तो कई बारी जो डिविजन्स हैं वो एग्जैसबेट भी हुई, लेकिन फिर भी हमने हमारे नेशनलिस्ट्स का कंट्रीब्यूशन ही था, उनका सैक्रिफाइस था, जिसकी वजह से बहुत ही हार्ड अर्नड, जो अपना ब्लड दे के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके दिया हमें आज़ादी दिलाई, हमें सॉवरन बनाया, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया, एंड नाउ वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी हैव टू preserve this constitution at any cost. Second, third हमारा question है, discuss the one played during Vedic times. Discuss the role played by one during Vedic times. Was it the sole identity available to man of this period? अब वन सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं कि वैदिक पीरियड जो कि 1500 BC से 600 BC तक रहता है, उसमें इंडो आर्यन कम्युनिटी की सोसाइटी को शेप करता है. लेकिन क्रूशल ये है कि ये चेंज हुआ विद टाइम, और ये अकेली आइडेंटिटी जाती नहीं रह गई थी, किसी का वन ऑर्डर नहीं रह गया था. मतलब बहुत सारी और चीज़ें थी जो एक इंसान को आइडेंटिटी प्रोवाइड करती थी. सबसे पहले तो वन का मतलब क्या है? वन का लिटरल मीनिंग है कलर, लेकिन वैदिक सिस्टम में इसका मतलब है क्लासिफिकेशन, सोसाइटल रोल के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे. धर्म उस टाइम पे रिलीजन नहीं बोलते, उसको ड्यूटी बोलते हैं. ड्यूटी के बेसिस पे जो वो सोशली परफॉर्म करता है, और उसके फंक्शन के बेसिस पे. तो अर्ली वैदिक पीरियड में 1500 से लेके 1000 BC में फ्लूइड एंड ऑक्यूपेशनल था वर्ण सिस्टम. अर्ली ऋग्वेदिक में वर्ण सिस्टम जो था वो फ्लेक्सिबल था. सोशल डिविजन्स जो थे वो ऑक्यूपेशन या एप्टीट्यूड पे बेस थे. फॉर एग्जांपल हमने प्लेटो के बारे में भी पढ़ा है कि जब आप इसको याद रखने के लिए रेफरेंस दे सकते हो कि प्लेटो ने एपेटाइट या फिर थ्योरी ऑफ सोल दी थी. थ्योरी ऑफ सोल जिसके अंदर एपेटाइट के बेसिस पे या किसी की कितनी एप्टीट्यूड है उसके बेसिस पे उस सोसाइटी में डिविजन्स कर दी थी इनटू मेटल्स. ब्रॉन्ज जो कि एपेटाइट वाले थे, सिल्वर जो कि लड़ाई करने वाले थे, ब्रेवरी वाले थे, और गोल्ड जो कि रैशनल थिंकिंग वाले थे. लेकिन हमारी कंट्री में एक डिफरेंस ये था कि प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ सोल थी वो कम्प्लीटली सेक्युलर थी. हमारी वाली रिलीजन के साथ लेटर वैदिक फेज में इंटरट्वाइन कर दी गई, जिसकी वजह से आगे हम पढ़ेंगे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. ऑक्यूपेशन और एप्टीट्यूड के बेसिस पे हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम था, रादर दैन द बर्थ. जैसे कि आज जो जहाँ पे पैदा हुआ वो वैसा ही रहता है ना, तो ऐसा नहीं था. देयर वाज अ नेसेंट डिविजन ऑफ लेबर, बट जो मूवमेंट थी इन कैटेगरीज में वो पॉसिबल थी. तो 3-fold डिविजन हम सब पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. एक्चुअली ये 3-fold नहीं है, ये 4-fold है. 4-fold डिविजन, क्योंकि एंड में इन्होंने शूद्र, अच्छा ठीक है, शूद्र का बाद में मेंशन किया है इन्होंने. जो ब्राह्मण थे वो रिचुअल परफॉर्म करते थे, सैक्रिफाइस करते थे. सैक्रिफाइस इन द सेंस बलि चढ़ाते थे जानवरों की या किसी और की, और सेक्रेड नॉलेज प्रिजर्व करके रखते थे. सेक्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे अलाउड ही नहीं था किसी और को पढ़ना लिखना, इसलिए वो सेक्रेड बोलते थे. क्षत्रिय का मतलब कि जो अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करेगा और बैटल लीड करेगा, जो गवर्नेंस में आगे होगा. और वैश्य होता है कॉमन लोग, प्रोड्यूसर्स जो एग्रीकल्चर करेंगे, कैटल रियरिंग और वेरियस क्राफ्ट करेंगे. फिर फोर्थ जो वर्ण है वो शूद्र आता है. शूद्र मतलब लेबरर एंड सर्वर. और ऋग्वेदिक पीरियड के एंड में ये आता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 4-fold नहीं लिखा था. दे वर जनरली दोज हु सर्व द अदर 3 वर्न्स. एम्फेसिस ऑन धर्म. इसके अंदर क्या है कि ये इंश्योर किया गया था कि सोसाइटल ऑर्डर जो हो उसकी स्टेबिलिटी रहे. तो हर वर्ण की अपनी स्पेसिफिक ड्यूटी बता रखी थी, स्पेसिफिक धर्म बता रखा था, दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी. उसके बाद आता है आपका एविडेंस ऑफ मोबिलिटी. ऋग्वेदिक सिस्टम जो है, ऋग्वेदिक के अंदर कुछ ऐसे वर्सेस भी हैं जो बोलते हैं कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती थी. तो एनसीईआरटी में भी हम क्लास आई थिंक 7th और 6th में भी, तो नहीं नॉट 6th, शायद 7th क्लास के एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं कि वर्ण
जो ऋग्वेदिक वर्सेस हैं उसमें एक वर्स है दैट माई फादर इज़ अ फिजिशियन, माई मदर इज़ अ ग्राइंडर एंड आई एम अ पोइट। इसका मतलब है कि बर्थ पे बेस्ड नहीं है वर्ण। एक फैमिली के कई लोग बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं, अलग अलग वर्ण को बिलोंग कर सकते थे। दिस indicates that family members could pursue different professions, implying that one was not strictly hereditary. Intermarriage between the Varns was also more common. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आज की डेट में इंटर मैरिज जो है वो नहीं होती है, लेकिन वी डू बिलीव कि हमें अपनी अर्ली ग्लोरी को अचीव करना है जो पहले होती थी, तो वी हैव टू शेड ऑफ आर सोसाइटल बैरियर्स जो हमने अपने माइंड में बना के रखे हुए हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन का पार्ट है कि वर्ण का रोल क्या था वैदिक टाइम्स में। लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से 600 BC तक एग्जिस्ट करता था, उस पीरियड में रिजिडिटी आ गई थी, हेरिडिटी आ गई थी, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया था। वर्ण सिस्टम जो है अब वो रिजिड और हेरिडिटरी हुआ। बर्थ के बेसिस पर वर्ण ऑर्डर डिसाइड होना शुरू हो गया था। ब्राह्मण और क्षत्रिय की असेंडेंस हो गई, उनको पावर और प्रोमिनेंस मिल गई। ब्राह्मण ने अपना कंट्रोल कर लिया, एक तो रिलीजियस रिचुअल पे, दूसरा नॉलेज के ऊपर, और इस वजह से वो एडवाइजर टू द किंग्स बन जाते थे। बहुत सारे एलैबोरेट सैक्रिफाइसेस ये लोग करते थे और रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, और ये इसलिए करते थे ताकि जो राजा है उसको उसकी कहीं से मिथिकल जीनियोलॉजी ट्रेस कर पाए, ताकि जो मासेस हैं उनके अंदर एक इमेज बन जाए कि हाँ जी हमारा राजा तो इस भगवान का वंशज है, चाहे वो चंद्रवंशी हो, सूर्यवंशी हो, अग्निवंशी हो। सो क्षत्रियज एस्टैब्लिश लार्जर टेरिटोरियल किंगडम। उन्होंने जनपद बनाने शुरू कर दिए थे। जनपद लिटरली मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे जन ने पैर रख दिया है और वो वहाँ पे सेटल हो गए हैं। लेटर ऑन ये महाजनपद बन गए, बड़े बड़े किंगडम्स बन गए, एंड देयर रोल एज रूलर्स एंड वॉरियर्स बिकेम मोर डिफाइंड, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज होना शुरू हो गया था। वैश्य एज टैक्स पेयर्स, ये टैक्स पेयर इसलिए थे क्योंकि दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, और धीरे धीरे ये प्राइमरी टैक्स पेयर्स बन गए थे और रूलिंग और प्रीस्टली क्लास को ये लोग सस्टेन करते थे क्योंकि इनका पैसा इनकी सस्टेनेंस में, ब्राह्मण की या क्षत्रिय की सस्टेनेंस में लग जाता था। शूद्र का स्टेटस हमेशा सबॉर्डिनेट रहा है, लेकिन शूद्र का स्टेटस लेटर वैदिक में और ज़्यादा डिक्लाइन कर गया। उनको सेक्रेड रिचुअल से भी बाहर निकाल दिया गया, उनको एजुकेशन भी अलाउड नहीं थी। अब सेक्रेड रिचुअल जैसे उपनयन संस्कार होता है जिसमें द्विज डालते हैं, वो इनको अलाउड ही नहीं था, विच वॉज रिजर्व फॉर ट्वाइस बॉर्न, मतलब कि अपर 3 वर्न्स। प्राइमरी रोल इनका यही बन गया था कि इनको अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करनी थी। उसके बाद सब कास्ट आती हैं, इमर्जेंस ऑफ जातीज। ये ब्रॉडर वर्ण कैटेगरीज के अंदर ज़्यादा स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बन गई थी। रिलीजियस जस्टिफिकेशन देने शुरू कर दिए थे। रिलीजियस टेक्स्ट और ब्राह्मण्स जो आते थे, रिलीजियस टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन होती थी, मतलब जो दूसरी वॉल्यूम्स होती हैं उनकी, वो उनको कहते थे ब्राह्मण्स। इस पीरियड में उन्होंने थियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दी वर्ण सिस्टम की, जिसका लिंक इन्होंने डिवाइन बना दिया था कि इनका तो जो वर्ण ऑर्डर है इसका तो डिवाइन ओरिजिन है। तो ये अब जो जो आज हम कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ से आता है। वो ऋग्वेद के 10th मंडल पुरुष सूक्त से आता है, जो कि लेटर एडिशन थी। ओरिजिनली जो ऑक्यूपेशन बेस्ड वर्ण सिस्टम था उसका पार्ट नहीं थी। अब second part of the question was one the sole identity available to man of this period? तो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेटर वैदिक में भी अलग अलग आइडेंटिटीज़ को एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि ट्राइबल क्लैन आइडेंटिटी थी, जन गण और कुल की आइडेंटिटी थी। तो ट्राइबल आइडेंटिटी ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लोग जन के साथ स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करते थे, मतलब अपनी ट्राइब के साथ। लोग पार्टिसिपेट करते थे गन में, उसके मेंबर्स होते थे। फैमिली या किनशिप यूनिट उनकी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी के तौर पे निकल के आता था। लॉयल्टी टू वंस ट्राइब एंड इट्स चीफ, मतलब राजन, वॉज प्राइमरी आइडेंटिफायर कि कौन किसका लॉयल है। उसके बाद कॉन्टिन्यूड इंपॉर्टेंस क्या थी लेटर वैदिक पीरियड में? ट्राइबल एफिलिएशन और लीनिएज। लीनिएज मतलब गोत्र सिस्टम आ गया था। ये अब सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैरिज प्रैक्टिसेस और पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए भी गोत्र और ट्राइबल एफिलिएशंस इंपॉर्टेंट
होल्ड करने लग गई थी। जो गोत्र का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक कॉमन एंसेस्टर से हम डिसेंट ट्रेस करते हैं अपना, ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। सेकंड आपकी आइडेंटिटी मार्कर आता है फैमिली एंड किनशिप आइडेंटिटी, कुल या फिर गृहपति। फैमिली का मतलब होता है कुल, ये बेसिक यूनिट था सोसाइटी का, और जो हेड ऑफ द फैमिली था वो गृहपति था, और इसकी सिग्निफिकेंट अथॉरिटी होल्ड करता था ये सोसाइटी में। इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली और लीनिएज के साथ इंटरट्वाइंड थी। थर्ड है आपका रीजन और टेरिटोरियल आइडेंटिटी, मतलब आप कहाँ किस जगह में पैदा हुए हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ के राजे हैं। टेरिटोरियल आइडेंटिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर वैदिक पीरियड में हो गई थी। जनपद बनने शुरू हो गए थे, हमने सेटल करना शुरू कर दिया था। अब हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से हम सेटल्ड एग्रीकल्चर पे आ गए थे। सेटलमेंट के बाद हमने जनपद और महाजनपद बनाने शुरू कर दिए थे, और इंसान का रीजनल आइडेंटिटी स्ट्रांग हो गया था कि वो कौन से महाजनपद से बिलोंग करता है, कौन से गण से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल वहाँ के महाजनपद जो थे वो थे मगध और वैशाली, और वैशाली एंड लिच्छवी, जैसे जहाँ से जैन और बुद्ध बिलोंग करते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करता है, कौन सा क्राफ्ट, कौन सा प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है। पॉटर, कारपेंटर, मेटल वर्कर, चैरियटियर, स्क्राइब, फिजिशियन, ये सारे भी आइडेंटिटी के पार्ट थे। जैसे आज भी हमारा जो वर्क होता है वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट होती है। फिर आता है आपका जेंडर आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वुमेन जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में थोड़ा रिस्पेक्टेबल पोजीशन एंजॉय करती थी कि वो असेंबलीज में पार्टिसिपेट करती थी, जन में और गण और सभा में। हिम्स भी कंपोज करती थी, जैसे कि मैं नाम भूल गई कौन से लेडीज़ थी जिन्होंने हिम्स बनाई हैं, जैसे अपाला। इनका कुछ ना कुछ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी थी ऋग वैदिक पीरियड में, लेकिन धीरे धीरे लेटर वैदिक में आते आते डिक्लाइन कर गई, क्योंकि अब वुमेन की पोजीशन जो थी वो पंडित ने ले ली थी। अब रिचुअल के अंदर वुमेन बैक सीट लेती थी, पहले वो राजा के साथ बैठ के उसकी सबऑर्डिनेट थी, लेकिन अब वो और भी पीछे हो गई थी क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया था पंडित ने। अब और ज़्यादा डोमेस्टिक फेयर्स में वो कन्फाइन हो गई थी, और पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो थे वो इस्टेब्लिश भी हुए और ज़्यादा सॉलिडिफाई भी हो गए थे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिचुअलिस्टिक आइडेंटिटी। रिचुअल्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था लेटर वैदिक में। जो चीफ प्रीस्ट है उसको पुरोहित बोलते थे, ट्राइब का या किंगडम का। फिर आपका आता है जो रिचुअल को प्रैक्टिस करवा रहा है, जो यज्ञ करवा रहा है, उसको यजमान बोलते थे। नेक्स्ट आपका वेल्थ या स्टेटस आइडेंटिटी, तो पोजेशन ऑफ कैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और कई सारे हिम्स जो थे वो कैटल के ऊपर बेस्ड थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैटल मिलनी चाहिए, ऐसा भगवान से प्रे किया जाता था इन दीज रिचुअल्स। लैंड और रिसोर्सेज भी इम्पॉर्टेंट हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में, और पर्सन की जो वेल्थ और स्टेटस है वो डिटर्मिन करते थे कैटल, लैंड एंड रिसोर्सेज। सो वन सिस्टम हमने पढ़ा, जाति पढ़ा, लेकिन इसके अलावा और आइडेंटिफायर्स जो थे एक इंसान की आइडेंटिटी के, वो भी हमने पढ़े। दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे अर्बन एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा